रोज संविधान की हत्या कर रहे हैं। अफजल साहब को मालूम, हम लोग कभी सेंट्रल हॉल में साथ में बैठा करते थे। लोकसभा में उपाध्यक्ष 5 साल से नहीं है। इस साल भी चुनाव होगा कि नहीं होगा कोई कह नहीं सकता। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज दिल्ली के उर्दू घर में अतीक मुजफ्फरपुरी साहब की याद में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया। उन पर एक किताब जो उनके फर्जंद जावेद रहमानी वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने लिखी है, और साथ ही जो है उर्दू सहाफत, उर्दू पत्रकारिता, संभावनाएं और चैलेंजेस, यानी जो उसके सामने चैलेंजेस हैं, जो इम्कानात हैं, इम्कानात क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं, उसको लेकर के बहस हुई और बातचीत हुई। इस मौके पर मीम अफजल साहब ने बड़ी अहम बात की तरफ इशारा किया कि जैसे राजस्थान उर्दू एकेडमी इसलिए बंद हो गई क्योंकि वहां जो सरकारी एम्प्लॉय आखिरी था वो रिटायर हो चुका, उसके बाद किसी को अपॉइंट किया नहीं गया, इसलिए अब वहां पर ताला लग गया। यही हाल उन्होंने इशारा किया दिल्ली उर्दू एकेडमी का है कि 2030 में वहां का जो आखिरी सरकारी एम्प्लॉय है वो रिटायर हो जाएगा, उसके बाद उसको भी शायद बंद कर दिया जाए। तो इस तरफ इशारा किया गया कि ऐसे मौकों पर जब हम उर्दू पत्रकारिता की बात कर रहे हों, उर्दू सहाफत की बात कर रहे हों, चैलेंजेस जो उसके सामने हैं, चुनौतियां जो हैं, जो संभावनाएं, जो इम्कानात हैं, जब उस पर बात कर रहे हों, तो जरूरी यह हो जाता है कि हम उर्दू इदारों की भी बात करें। उर्दू अखबारात पर जब हम बात कर रहे हो तो जरूरी यह हो जाता है कि उनके सामने खासतौर से विज्ञापन को लेकर के और दूसरी चीजों को लेकर के जो चैलेंजेस हैं उन पर भी बात हो। क्या मूसा का गुल ही उसका एक इश्तिहार का पात्र हो सकता है? क्या मुसलमान या उर्दू पढ़ने वाले लोग टीवी, फ्रीज, कार या इस तरह की चीजें या हेलीकॉप्टर, चार्टर प्लेन का सफर नहीं करते हैं? क्या नहीं देखते हैं? क्या उसमें नहीं जीते हैं और उसको नहीं बरतते हैं? तो ऐसे कई सारी बिंदुओं की तरफ इशारा किया गया। लेकिन इस इंपॉर्टेंट मौके पर जयशंकर गुप्ता साहब जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर हैं, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, देश और दुनिया को उन्होंने करीब से देखा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कलीदी खुतबा उन्होंने पेश किया। आइए हम आपको आज के इस प्रोग्राम के साथ ये बेहद अहम, बेहद इंपॉर्टेंट जयशंकर गुप्ता साहब का कलीदी खुतबा है, इसको जरूर सुनिए। बहुत ही इसमें अहम बातें हैं। इसमें उन बातों की तरफ भी इशारा किया गया है कि अदलिया के सामने, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के सामने क्या चैलेंजेस हैं, क्या सरकार सच सुनना भी चाहती है या नहीं चाहती है। इस बात की तरफ भी इशारा किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी जब बोलते हैं तो उसमें कितना सच होता है और कितना और क्या होता है, उस तरफ भी इशारा किया गया। इस बात की तरफ भी इशारा किया गया कि जब जो चीजें हो रही होती हैं और कोई अखबार उसको लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है, तो ऐसे समय में जब अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, तो आज राहत इंदौरी जैसे लोग ये कहने पर क्यों मजबूर हैं कि एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो कुछ नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। तो अखबारों को भी अपनी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। आइए हम आपको जयशंकर गुप्ता की इस तकरीर पर छोड़े जाते हैं। रोज संविधान की हत्या कर रहे हैं। अफजल साहब को मालूम, हम लोग कभी सेंट्रल हॉल में साथ में बैठा करते थे। लोकसभा में उपाध्यक्ष 5 साल से नहीं है। इस साल भी चुनाव होगा कि नहीं होगा कोई कह नहीं सकता। ये संवैधानिक व्यवस्था है, कभी चर्चा ही नहीं होती है, कोई सवाल नहीं पूछता है, कोई सवाल नहीं पूछता है कि साहब लाल किले की प्राचीर से कोई हमको बताता है कि बिरसा मुंडा साहब 1857 से पहले जब नौजवान थे, 20-22 साल की उम्र के थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। अब हमने जो पढ़ा लिखा है हमको तो मालूम हो 1857 में पैदा हुए थे लेकिन अब जो भी है तो है, अब कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा। लेकिन कोई सवाल नहीं कर सकता है। सवाल तो मीम अफजल साहब भी नहीं कर सकते थे जब संसद के भवन में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि शिमला समझौता इंदिरा गांधी और बेनजीर भुट्टो के बीच में हुआ था। कोई सांसद सवाल नहीं किया। सवाल हमारे बिहार के सांसद भी नहीं कर सके जब हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पे कहा कि दरभंगा में एम्स चालू हो गया है। लेकिन अब इतिहास इसी तरह से लिखा जा रहा है।
तो खैर ये तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो उर्दू पत्रकारिता के बारे में बात करते हैं हम। किसी ने चर्चा नहीं की यहाँ। इस देश में पहला शहीद पत्रकार कौन था? मौलवी मोहम्मद बाकिर। यह है उर्दू पत्रकारिता का इतिहास। इसी दिल्ली में दिल्ली अखबार निकाला करते थे। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लिखा, तोप के गोले के साथ उड़ा दिया गया। कभी हम चर्चा नहीं करते हैं इसके बारे में। चुनौतियों के बारे में बात करते हैं। हमारा अतीत तो बहुत सुनहरा रहा है, चाहे वो उर्दू पत्रकारिता का रहा हो, लेकिन तब देश की जबान उर्दू होती थी। अंग्रेज आ गए तो फिर अंग्रेजी हो गई, उर्दू थोड़ी नीचे चलती गई। और आज़ादी के बाद तो एक ऐसा दौर सा आया कि उर्दू पत्रकारिता जो है, मान लिया गया कि वो मुस्लिम मीडिया का रूप है। मुसलमान उर्दू पढ़ते हैं, मुसलमान अखबार पढ़ते हैं। लेकिन जब हम इस बात पे गौर फरमाते हैं, कितने मुसलमान भी उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू के अखबार कितने मुसलमान पढ़ते हैं, उर्दू की जो पत्र पत्रिकाएं हैं उसके बारे में कितने लोग पढ़ते हैं। अभी किसी भाई ने बताया वो तमिल मलयालम की बात। कितनी आबादी है मलयालम लोगों की, कितनी आबादी है तमिल लोगों की, कितनी तेलुगु भाषी लोगों की है, कितनी बंगला भाषी लोगों की है। लेकिन बंगला का अखबार सबसे बड़ा अखबार इस देश का। मलयालम मनोरमा लाखों में बिकता है। मातृभूमि दूसरा अखबार, वो भी उनका मलयालम का है, वो भी लाखों में बिकता है। तेलुगु में ऐसे अखबार हैं, कन्नड़ में ऐसे अखबार हैं। लेकिन 20 करोड़ आबादी के लोगों का अखबार कोई लाख का सर्कुलेशन नहीं पा सकता। क्यों? इसके बारे में थोड़ी सी उर्दू पत्रकारिता और उर्दू के पत्रकारों को भी सोचना पड़ेगा। क्या वजह क्या रही? हम क्या उस तरह का कंटेंट दे पाते हैं क्या? आप दिल पर हाथ रख करके बताइए, पिछले 5 वर्षों में कौन से उर्दू अखबार की कौन सी न्यूज ब्रेकिंग स्टोरी थी जिसने इस देश में तहलका मचा दिया हो? कौन सी स्टोरी है जिसको हिंदी के अखबारों ने, अंग्रेजी के अखबारों ने उसको रिप्रोड्यूस करने की जरूरत समझी हो? हम तो उर्दू नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन अगर उर्दू में कोई बात होती है तो उसको जानने की कोशिश करते हैं, तर्जुमा करवाते हैं लोगों से कि भाई है क्या लिखा है, क्या है, क्या इंटरव्यू में है क्या। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? कहीं तो कुछ तो है। लेकिन वही बात तो हिंदी पर भी लागू हो रही है कि हिंदी में ही कौन सा तीर मार लिया हमारे। हमने ऐसा कौन सा लिख दिया जो आज की तारीख में जिसको लोग अंग्रेजी में भी कोट कर रहे हो। अभी पिछले दिनों एक खबर चली कि साहब जो हमारे शेयर बाजारों को कंट्रोल करने वाली संस्था है सेबी, उसकी चेयरपर्सन के इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति कहे जाने वाले अडानी साहब की कंपनियों के साथ बिजनेस रिलेशंस हैं। ये रिपोर्ट किसने छाया किया? किसी इंडियन एक्सप्रेस ने, किसी हिंदू ने? नहीं, वो हिंडलबर्ग ने किया। वो रिसर्चर जो है, अब उसको लेकर के बाद में झौझा शुरू हो गया। सरकारी पक्ष के लोग कहने लग गए कि साहब वो तो देश में आर्थिक अराजकता का दौर पैदा करना चाहते हैं। अपोजिशन के लोग कह रहे थे कि साहब जब नियामक संस्था ही जो है, जो शेयर बाजारों को मैनेज करती है, वही संस्था, उसी का चेयरमैन या चेयरपर्सन जो है, अगर उसके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं तो कैसे उस पद पे है? हम किसी चैनल पे बैठे हुए थे, TV9 पर शायद थे,
सवाल किया तो हमने कहा भाई साफ बात है ना, इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं, सिंपल सी बात है कि जो माधवी बुच साहिबा हैं उनका अडानी की कंपनियों में जो ऑफशोर कंपनियां हैं उसमें उनका इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है। उन्होंने खुद माना कि हमारा है, लेकिन हमने 2 साल जब हम मेंबर बने उसके 2 साल पहले उसको ट्रांसफ़र कर दिया। किसको ट्रांसफ़र कर दिया? अपने शौहर के नाम कर दिया। चलिए साहब ठीक है। तो हमारा सवाल एक ही था कि भाई क्या उन्होंने भारत सरकार को ये बात बताई थी, और अगर बताई थी तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मद्देनज़र सरकार ने उनको सेबी का चेयरमैन क्यों बनाया, चेयरपर्सन क्यों बनाया? क्योंकि हमने जो सुना है अदालतों में जब हम देखते हैं कि साहब कोई जज किसी मुकदमे से रिक्यूज करता है, कहता है कि साहब इसमें चूंकि हमारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहे हैं, पहले रहे हैं, इसलिए हम इस मुकदमे की सुनवाई नहीं करेंगे। ये बात तो हर जगह लागू होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, कोई हम लोग इस तरह का सवाल कर ही नहीं रहे हैं। बीते जमाने की बातें रही होंगी जब ये सब चलता था। हमने तो सुना था ना वो जो हमारे इलाहाबाद टाइम है ना, अकबर इलाहाबादी साहब ने लिखा था ना, खींचो न कमान न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। मुझे पहले ही बोल देना चाहिए था, तालियां मैं नहीं चाहता। आज तो रात इंदौरी लिखते हैं, बनके एक हादसा बाजार में आ जाएगा, बनके एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। ये हमारे बारे में लोग सोच रहे हैं। चोर उचक्कों की करो कद्र, क्या पता कौन किस सरकार में आ जाएगा। उसके साथ ही है कि साहब लश्कर भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो। ये हमारे बारे में लोग सोच रहे हैं कि हमारे लिए मन शर्मिंदगी का विषय है। हम उस कौम से आते हैं, हमारे लिए शर्म की बात है। कहाँ तो हम लोग जब आते थे, हम जर्नलिज्म में जब हम आए, हम तो राजनीति हम भी करते थे अफजल भाई, इमरजेंसी में जेल भी गए, मैं भी जेल में था, मेरे वालिद भी जेल में थे, एक ही जेल में दोनों थे। लेकिन राजनीति से मेरा आप हर समय तैयार रहते हैं। देखिए उसीलिए मैंने कहा ना, हुकूमतों के खौफ से फितरत बदल नहीं सकते, हुकूमतों के खौफ से फितरत नहीं बदल सकते। क्या करूं, मुझे शौक है इंतहा से टकराने का, मुझे डर नहीं लगता है। कि कई बार जेल जा चुका हूँ, हर बार तैयारी करके जाता हूँ कि मैं जहाँ तकरीर करूँगा हो सकता है कि सामने पुलिस खड़ी होगी जाएगी, चलिए, इसलिए मुझे खौफ नहीं होता है। सच बोलता हूँ, जब तक संभव होगा तो मैं बोलूँगा। तो वही है, इस तरह की माहौल में जो माहौल बन गया है, चाहे हिंदी का पत्रकार हो, अंग्रेजी का पत्रकार हो, आज हमारी पत्रकारिता भारत की जो है 2-3 हिस्सों में बंट गई है। एक है जो अंधभक्त है, अब चाहे उनको गोदी मीडिया कह लीजिए, ढिंढोरची मीडिया कह लीजिए, कोई भी नाम दे लीजिए, लेकिन वो अंधभक्त है। हमारे गांव की तरफ जो चिड़िया टिटहरी बोलते हैं, उसको पता नहीं यहाँ दिल्ली में क्या बोलते हैं मालूम नहीं है, उसके बारे में मशहूर है कि वो दोनों पाँव उठाए रहती है, तो जब आसमान गिरेगा तो रोक लेगी। तो हमारे का जो अंधभक्त मीडिया है वो दिन रात इसी फेर में पड़ा रहता है कि कोई मोदी जी पे आंच ना आने पाए, उनकी सरकार पे कोई आंच ना आने पाए, और हम जब भी आंच आएगी तो हम रोक लेंगे, उसको बचा लेंगे। और दूसरा मीडिया है जो अंधविरोधी मीडिया है, वो दिन रात तलवार लिए बैठा रहता है कि साहब अब मार डालेंगे, अब खा डालेंगे, अब गिर जाएगी सरकार, कल गिर जाएगी।
अगर उस तरह से गिरने लगे तो कितनी सरकारें गिर चुकी होती हैं अभी तक 5 साल में, पता ही नहीं। तो एक तो वो मीडिया है, और एक तीसरी मीडिया हमारे जैसे लोग हैं, जिसको हम कहते हैं वुडपेकर, जो कठफोड़वा होते हैं ना, कि जो पेड़ पे चोट मारते रहते हैं, जहाँ गलत है वहाँ चोंच मारते रहते हैं, और अगर जरूरत पड़ती है तो पेड़ को गिरा देते हैं। तो हम इस सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। उस सिस्टम में चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, समाजवादियों की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। वो तीसरी तरह की पत्रकारिता है। आज की हमारी पत्रकारिता क्या है? अगर हिंदू मुसलमान हटा दीजिए तो हमारे अखबारों में, हमारे चैनलों में होगा क्या? चैनलों का हाल यह है, हर प्रॉब्लम को, हर घटना दुर्घटना को हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखिए। मुझे याद है एक चैनल पे रिपोर्टर ने बताया था कि उसको एंकर की तरफ से कहा जाता था कि जो भी लिखते हो उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल जरूर होना चाहिए। कोई एक क्राइम की खबर हुई थी तो उसमें 4 क्रिमिनल पकड़े गए थे, तो उसमें एक मुसलमान भी था, लेकिन उसका रोल मामूली रोल था उसका। रिपोर्टर ने बता दिया, कहा नहीं उसको उस ढंग से बनाओ कि मेन कल्पिट वही है, उसके हिसाब से करो। इस तरह की रोज खबरें होती हैं। आज देखिए आप क्या वजह है। अयोध्या में बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, लेकिन अक्यूज का नाम चूंकि मुसलमान था, पूरे देश भर में कोहराम मच गया। लेकिन दलित की बेटी के साथ जब हाथरस में हुआ तो कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई मीडिया, कोई अखबार उसके बारे में चर्चा नहीं। इसी तरह से आज पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, देखिए गुनहगार गुनहगार है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यादव हो या ब्राह्मण हो या राजपूत हो, कोई भी हो, गुनहगार गुनहगार है, उसके गुनाह की सजा मिलनी ही चाहिए, ये हमारा मानना है। लेकिन हमारा मीडिया इस बात को नहीं समझ पा रहा, क्योंकि उसकी दुकान बंद हो जाएगी। वो कहता है कि हमारा टीआरपी इसी पे चलता है भाई, झूठ दिखाएं, सच दिखाएं, जो भी दिखाएं, लेकिन इसी पे हमारा मीडिया चलता है। तो ऐसे हालात में किया जाए, संभावनाएं क्या है? संभावना एक ही है कि पत्रकारिता को जनपक्षीय बनना पड़ेगा, जनता की बात करनी पड़ेगी, जनता के दुख दर्द को सामने लाना पड़ेगा, जनता के सवालात के साथ जुड़ना पड़ेगा, जूझना भी पड़ेगा। वो अगर हमारी पत्रकारिता कर सके तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज दिखाई नहीं दे रहा है। कभी कभी बात होती है, जैसे उर्दू मीडिया की बात कर रहे थे, तो खास तौर से आज के माहौल में तो ऐसा बना दिया गया, जो मुस्लिम मीडिया या क्योंकि मुस्लिम ही टारगेट पे है, मुसलमान टारगेट पे है, तो फिर उर्दू पत्रकारिता भी टारगेट पर है। अब विज्ञापन आपको मिलेगा नहीं, सरकार से विज्ञापन मिलेगा नहीं। और पहले के ज़माने में हमको याद है, जब हम इंडिया टुडे में काम करते थे, तो एक बार अरुण पुरी साहब का मन आया कि साहब उर्दू में भी कोई पत्रिका निकलनी चाहिए। तो उन्होंने एक सर्वे करवाया। उस सर्वे में आया कि साहब उर्दू के जितने अखबार निकलते हैं उसमें मूसा का गुल का विज्ञापन छपता है, बाकी कोई बड़ी कंपनी उसको कोई विज्ञापन नहीं देती। अरुण पुरी ने मुलतवी कर दिया अपना प्रोग्राम। लेकिन ये हमको सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों है कि मूसा का गुल के अलावा कोई चीज, क्या जो मुस्लिम समाज के जो बड़े लोग हैं वो क्या टीवी, फ्रिज, कार, इस सब का इस्तेमाल नहीं करते हैं? लेकिन कभी वो पहुंच हो नहीं पा रही है। तो अगर उस तरह के विज्ञापन नहीं आएंगे, आज की उर्दू अखबारों की जो हालत हो गई है, उर्दू क्या हिंदी अखबारों की भी वही हालत है कि सरकार का विज्ञापन ना मिले तो फिर बंद। कुछ कापियां छापेंगे, उसके हिसाब से जाकर दिखाएंगे, कहीं कुछ मैनेज हो जाएगा तो सब विज्ञापन मिल जाएगा, नहीं तो फिर खत्म। तो ये हालत हो गई हमारी। तो इस पर हम लोगों को बैठ करके एक बार सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि उर्दू पत्रकारिता या कहें कि भारत की पत्रकारिता आज बेजान क्यों हो रही है। आज अतीक मुजफ्फरपुरी साहब जैसे जर्नलिस्ट क्यों नहीं पैदा हो पा रहे हैं? अगर पैदा हो भी रहे हैं तो उनके लिए
मंच कहाँ मिल पा रहा है, अखबार कहाँ मिल पा रहे हैं, चैनल कहाँ मिल पा रहे हैं जहाँ वो लिख सकें और जहाँ वो बोल सकें। इसकी कमी तो है, इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा आपको। तो यही सब बातें थी साथियों, क्योंकि समय भी काफ़ी हो गया और बोल नहीं रहे हैं जावेद, लेकिन नहीं तो मेरा यही कहना था कि भाई जो मीडिया का जो दायित्व है, जो उसकी जिम्मेदारी है, सच को सामने रखना, गलत के खिलाफ खड़े होना, हमने तो बचपन से यही सीखा। मतलब जब से हम जर्नलिज्म में आए हैं तो हमने तो पढ़ा था, किसी अखबार में हम गए थे, उसमें लिखा हुआ था इस वक्त वहाँ कौन धुआं देखने जाए, अखबार में पढ़ लेंगे कहाँ आग लगी थी। पर इतना भरोसा होता था लोगों का कि सब अखबार में छपा है तो ठीक लिखा होगा, सही होगा। और आज क्या है, आज तो जैसे मैंने बताया ना कि लगता है कुछ गलत जरूर है, ये लिखा है इसका मतलब इसका कोई इंटरेस्ट है, इसलिए लिखा है। तो ये हालात पैदा हो रहे हैं। कोई सच लिखने की जहमत उठाना नहीं चाहता है, कोई सच बोलने की जहमत उठाना नहीं चाहता है, कोई सवाल करने की, जो एक बुनियादी जर्नलिज्म का बुनियादी वसूल है कि हम सवाल पूछें, सबसे सवाल पूछें।